So in this video we are continuing with the chapter Basic Principles of Inheritance and Variation और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ important terms related to genetics. Important terms related to genetics. तो जो पहला टर्म है वो दैट इज जेनेटिक्स इटसेल्फ. तो सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स को ही डिफाइन कर लेते हैं. तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and inheritance of characters from one generation to another. अब ये जो दो शब्द हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, इसका मतलब ही होता है कि कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. लेकिन ये जो दो शब्द है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं और इसको सेम समझते हैं. थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसको दूर करते हैं हम लोग और इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझते हैं पहले. तो दूसरा जो शब्द होगा हमारा वो होगा हेरिडिटी. तो इसको शॉर्ट में हम लोग ये समझते हैं कि हेरिडिटी जो होता है वो प्रोसेस होता है. जिस प्रोसेस से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं. तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एंड दैट इज वन जनरेशन टू अनदर का मतलब हुआ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं. बट जब हम लोग थर्ड में वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टर्म इस्तेमाल करेंगे इनहेरिटेंस. तो जब हम लोग इनहेरिटेंस टर्म इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली इनहेरिटेंस जो है इज़ द रिजल्ट ऑफ, एक्चुअली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी. तो जो कैरेक्टर रिसीव हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ट्रांसफ़र हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोल रहे हैं. और जो उसका रिजल्ट आया ट्रांसफ़र होने के बाद, जो रिसीव किया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने के बाद एक्सप्रेस हुआ, वो जो कैरेक्टर या वो जो ट्रेट जो एक्सप्रेस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या होता है, हेरिडिटी का रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है. तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये जो दो शब्द हैं ये दोनों रिलेटेड है जेनेटिक्स में कैरेक्टर का ट्रांसफर से, बट एक प्रोसेस है और दूसरा जो है वो एक्सप्रेशन है, यानी कि रिजल्ट है हेरिडिटी का. अब ये जो वर्ड जेनेटिक्स है, दिस वर्ड वॉज गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट बैटसन इन 1906. अब इस वर्ड में हम लोग देखेंगे एक वर्ड छुपा हुआ है जिसको बोलेंगे हम लोग जीन. अब ये जो जीन है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि जीन क्या होता है. अगर हम लोग बुकिश लैंग्वेज को फॉलो करें तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अब जैसे डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अब इस दो शब्द जो हमको देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, दूसरा फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. इसको समझने का कोशिश करते हैं. पहले तो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का ही टाइप है. अब डीएनए न्यूक्लिक एसिड का टाइप है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए. तो हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो मोनोमर का बना हुआ है, जिस मोनोमर को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है. और न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. एक पेंटोज शुगर, दूसरा N2 बेस एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप. इसमें से जो N2 बेस है उसको कोड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे सपोज कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, एक सिंगल स्ट्रैंड ले रहा है, इस पे ये कुछ कोड्स लिखे हुए हैं. सपोज दिस इज A C A
टी टी एंड सो ऑन। अब इसमें से मान लेते हैं कि ये वाला जो कोड है ये किसी प्रोटीन को या किसी अमाइनो एसिड को कोड करता है। हम लोग को पता है कि मेरा डीएनए जो है उस डीएनए का मेन काम क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनाना है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनाना है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में है उसको ट्रांसक्राइब करना है और एक अलग सा मॉलिक्यूल बनाना है जिसको एमआरएनए बोलते हैं। देन फाइनली एमआरएनए राइबोसोम्स में जाता है और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो फाइनली डीएनए का मेन मोटिव जो है वो ये है कि फाइनली उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाना है। जो भी इन्फॉर्मेशन डीएनए में वो फाइनली प्रोटीन में कोड होगा। तो अगर ये जो ACG वाला कोड है ये किसी अमाइनो एसिड को कोड करता है, बट ये ATT जो है ये कोड नहीं करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा डीएनए था, डीएनए का ये वाला पार्ट कोड कर रहा है और ये वाला पार्ट कोड नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ये फंक्शनल पार्ट है और इसी को हम लोग बोलेंगे जीन। इसका मतलब ये हुआ कि जीन जो है वो डीएनए का ही पार्ट है, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन। तो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है या प्रोटीन को कोड करता है, मतलब जो एक्सप्रेस हो जा रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, जो काम कर रहा है। और यहाँ काम क्या है, यहाँ पे काम है प्रोटीन बनाना। तो जो काम कर रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है या एक्सप्रेस हो रहा है और जो प्रोटीन बनाने या अमाइनो एसिड को कोड करने में हेल्प कर रहा है, वैसा पार्ट डीएनए का क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। बाद में हम लोग जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानते हैं कि डीएनए का वैसा पार्ट या एमआरएनए का ही पार्ट को हम लोग, जैसे हेट्रोन्यूक्लियर एचएनआरएनए का पार्ट को हम लोग देखते हैं, उसमें से जो पार्ट कोडिंग पार्ट होता है उसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है उसको हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो अभी इसको साइड में रखते हैं इस टर्म को, अभी हम लोग सिर्फ जीन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जीन क्या हो गया, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जो किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड या प्रोटीन को कोड करता है, यानी काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोले फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो टर्म जीन था ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था, तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन एंड दिस जीन वर्ड was initially called factor by मेंडल। तो मेंडल जो है इसी जीन को फैक्टर नाम से बुलाता था। तो नेक्स्ट जो टर्म हम लोग देखेंगे वो है एलील। अब एलील को अगर हम लोग डिफाइन करें तो एलील को बोलते हैं दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो किसी जीन का अलग अलग जो फॉर्म होगा उसी को हम लोग एलील कहते हैं। अभी अलग अलग फॉर्म क्या होगा, इसको एक और तरीका है बोलने का, डिफरेंट फॉर्म्स की जगह पे इसको हम लोग बोल सकते हैं दीज आर मॉडिफाइड फॉर्म्स, डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो एक ही जीन का, सेम जीन का अलग अलग मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है उसको हम लोग एलील कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग पहले होमोलोगस क्रोमोसोम को समझते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सपोज ये क्रोमोसोम है और इसी के जैसा सेम मॉर्फोलॉजी का, सेम लेंथ का, सेम डायमेंशन का एक दूसरा क्रोमोसोम है। सपोज ये फर्स्ट क्रोमोसोम, दिस इज सेकंड। अच्छा, इसको बोलते हैं, ये जो दो आर्म है इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये भी कहलाया सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर आइडेंटिकल, these are identicals एंड ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये जो दो आर्म्स कहलाएंगे ये कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है हम लोग सेल साइकिल में देखते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। अब समझते हैं हम लोग कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम है। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक या दूसरा फीचर होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाने के लिए वो ये है कि सेम पोजीशन या सेम लोकस पे सिमिलर जीन होना चाहिए, यानी कि सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन। सपोज करें इस पोजीशन पे अगर हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है तो इस वाले क्रोमोसोम में भी सेम पोजीशन पे सेम लोकस, पोजीशन के लिए वर्ड लोकस भी इस्तेमाल किया जाता है, सेम लोकस या सेम पोजीशन पे हाइट को ही कंट्रोल करने वाला जीन होना चाहिए। अगर इस पोजीशन पे आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है
तो इस क्रोमोजोम में सिमिलर पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे आई कलर को ही कंट्रोल करने वाला जीन होना चाहिए। अब जीन तो सेम है, ये जो जीन है जो टी से रिप्रेजेंट किया गया है वो एक्चुअली दोनों क्रोमोजोम में सेम है, क्योंकि वो दोनों क्रोमोजोम में किसको कंट्रोल कर रहा है, ये वाला जीन कंट्रोल कर रहा है हाइट को। तो हाइट एक कैरेक्टर है, बट हाइट का ट्रेट क्या क्या हो सकता है, हाइट का डिफरेंट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ये तो एक फीचर है, और कैरेक्टर जो होता है वो एक फीचर होता है। कैरेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं फीचर, जैसे हाइट, आई कलर, हेयर कलर। जबकि ट्रेट जो होता है वो इस फीचर का एक्सप्रेशन होता है। अगर हाइट है तो टॉल है या शॉर्ट है, अगर आई का कलर है तो ब्राउन है, ब्लैक है, कैसा है। तो ये जो हाइट है इसको कंट्रोल करता है जीन, लेकिन जो ट्रेट है इसको कंट्रोल करेगा एलील। तो एलील जो है इसी जीन का अलग अलग फॉर्म है। सपोज कि यहाँ पे कैपिटल टी जो था वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे भी सेम तरह का एलील है जो कि टॉल को ही एक्सप्रेस करवा रहा है, कैपिटल है तो सेम है। लेकिन अगर हम आई कलर को देखें, अगर ये ब्लू आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ब्लू आई कलर के लिए, तो यहाँ पे दोनों तो है सेम जीन, क्योंकि ये दोनों आई कलर को ही कोड कर रहा है, आई कलर को ही कंट्रोल कर रहा है। बट एक ब्लू के लिए था और दूसरा जो स्मॉल है हो सकता है ये ब्लैक के लिए हो, तो ये अलग ट्रेट के लिए हो गया। मतलब सेम जीन था, सेम जीन का अलग अलग फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसके कारण कैरेक्टर यानी ट्रेट जो है वो अलग अलग एक्सप्रेस हो रहा है। इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। सपोज दिस टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इस पोजीशन पे कोई जीन ए है, तो सेम लोकस पे जीन जो रहेगा वो तो सेम रहेगा। तो अगर यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ पे भी या तो कैपिटल ए हो या तो स्मॉल ए हो, लेकिन ये कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम कैरेक्टर को कोड कर रहा है, यानी कि जीन सेम है बट फॉर्म्स अलग अलग है। एक अलग ट्रेट को कोड करेगा, ये दूसरे ट्रेट को कोड करेगा। सपोज जैसे अगर ये यहाँ पे टॉल के लिए था तो हम यहाँ पे ड्वार्फ के लिए डाल सकते थे, अगर ये टॉल के लिए है तो ये भी टॉल के लिए हो सकता था। अगर ये सेम तरह का, अगर ये जैसे यहाँ पे ये एलील और ये एलील अलग है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर सिमिलर एलील्स रहे, पेयर ऑफ एलील्स अगर सिमिलर रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी का जो खेल है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। अब डिफरेंट फॉर्म्स, एक एलील का हम बोल रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन। एक ही जीन का अलग अलग फॉर्म है। तो ये जो अलग अलग फॉर्म होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। डोमिनेंट वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं, डोमिनेट करेगा। रिसेसिव जो थोड़ा सप्रेस हो जाए या दब जाए उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव जो फॉर्म है ये एलील का ही फॉर्म है। अगर डोमिनेंट रहा तो हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज टॉलनेस के लिए हम लोग बात करें तो अगर हम हाइट, मेरा एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो इसको डीएनए का एक सेगमेंट जो कि जीन कहलाएगा वो इसको कंट्रोल कर रहा है। अब जीन में अलग अलग फॉर्म हो सकता है, तो जीन में अगर अलग अलग फॉर्म है तो वो अलग अलग फॉर्म जो है वो अलग अलग तरह का ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा। अगर डोमिनेंट एलील है इसके पास तो डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डोमिनेंट एलील कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एक ट्रेट हो गया कौन से कैरेक्टर का, हाइट का। तो जैसे हाइट का डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेशन को हम लोग ट्रेट कहते हैं, हाइट का टॉलनेस और ड्वार्फ, ये दो। उसी तरीके से जीन का जो एक्सप्रेशन है, जीन का जो अलग अलग फॉर्म है, जो ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है उसको हम लोग एलील नाम दे रहे हैं, इसको एलीलोमॉर्फ्स भी कहा जाता है। अब अगर डोमिनेंट के लिए हम लोग कैपिटल टी इस्तेमाल किए तो रेसेसिव जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रेसेसिव के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब ड्वार्फ है तो ड्वार्फ के लिए डी या शॉर्ट के लिए एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग इसी डोमिनेंट जिस अल्फ़ाबेट से हम लोग डोमिनेंट को रिप्रेजेंट किए थे उसी का स्मॉलर फॉर्म या स्मॉलर केस या लोअर केस का इस्तेमाल करेंगे। तो है कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्मॉल टी उसी का रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे राउंड सीड के लिए, अगर हम राउंड सीड मेरा डोमिनेंट ट्रेट था, राउंड सीड, अगर उसके लिए हम कैपिटल आर इस्तेमाल किए हैं तो जो रिंकल्ड सीड है उसके लिए हम लोग डब्ल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी डोमिनेंट वाले का स्मॉलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये उसी तरीके से अगर येलो सीड के लिए कैपिटल वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, डोमिनेंट वन के लिए, येलो सीड मेरा डोमिनेंट था उसके लिए कैपिटल वाई है, तो ग्रीन सीड के लिए हम लोग स्मॉल वाई का इस्तेमाल करेंगे।
ना कि जी का इस्तेमाल करेंगे। अब पेयर ऑफ एलिलोमॉर्फ्स यानी एलील्स का दो कंडीशन हम लोग देख चुके समझ चुके थे। एक था होमोजाइगस कंडीशन, तो होमो का मतलब सेम है। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो सेम पेयर ऑफ एलील्स। सेम पेयर ऑफ एलील्स का मतलब, इसका मतलब है अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी साथ में होगा, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ही साथ में होगा। तो दीज आर होमोजाइगस टॉल एंड दीज आर होमोजाइगस, क्योंकि स्मॉल टी जो था वो डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो स्मॉल टी होमोजाइगस डॉफ कहलाएगा। और एक चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे कि डॉफ के लिए हेट्रोजाइगस वाला कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस में इस तरीके से रहे एलील्स तो ये जो कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट, इसको डोमिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रेसेसिव वाले दूसरे वाले जो एलील था उसको सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। तो ये डोमिनेटिंग नेचर का है, डोमिनेट करता है, खुद एक्सप्रेस हो जाता है। तो टॉल अगर डॉफ के साथ यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ था, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो बाद में हम लोग मेंडल्स का लॉ में देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि ये कैपिटल टी जो है ये तो एक्सप्रेस हो जाता है लेकिन इस स्मॉल टी को मास्क कर देता है, सप्रेस कर देता है। और ये सप्रेस कर देता है इसलिए टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाया, और ये जो शॉर्ट या डॉफ जो है वो रिसेसिव ट्रेट कहलाया। तो दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल, इसमें ये टॉल ही एक्सप्रेस होगा, ये स्मॉल टी जो है ये एक्सप्रेस नहीं होगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज phenotype and genotype. तो these are two terms actually. One is phenotype और दूसरा जो है वो है जीनोटाइप। तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। फिनोटाइप वर्ड जो है वो किसके लिए आया है? तो फिनोटाइप इज बेसिकली द फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से देखने में कैसा है। टॉल है तो टॉलनेस या आई का कलर या हेयर का कलर, ये सब जो है ये फिजिकल अपीयरेंस। तो जो आउटर फीचर है या एक्सटर्नल फीचर जो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जबकि जीनोटाइप जो होता है वो होता है जेनेटिक मेकअप। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ प्लांट इज टॉल, तो फिनोटिपिकली अगर हम फिनोटाइप देख रहे हैं तो हमको फिनोटाइप में तो कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं। फिनोटाइप हम लोग बोलेंगे कि हाँ टॉल है, लेकिन टॉल जो है वो जीनोटाइप के हिसाब से या जेनेटिक मेकअप के हिसाब से दो तरीके का हो सकता है। तो टॉल का जीनोटाइप दो तरीके का हो सकता है, या तो होमोजाइगस टॉल होगा। अब फिनोटाइप के हिसाब से तो टॉल है क्योंकि देखने में अपीयरेंस तो सेम है, तो फिनोटाइप में कुछ डिफरेंस है नहीं। लेकिन जीनोटाइप दो तरीके हो सकता है, एक होमोजाइगस टॉल होगा जब दोनों एलील कैपिटल टी हो, और एक होगा हेट्रोजाइगस टॉल। इस हेट्रोजाइगस टॉल में, जो कि हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड कंडीशन भी बोलते हैं इसको, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो इस वाले कंडीशन और इस वाले कंडीशन में जेनेटिक मेकअप अलग है। इसमें कैपिटल टी है, सेम फॉर्म है एलील्स का, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स है एलील का। तो जेनेटिकली दोनों डिफरेंट है, बट फिनोटिपिकली क्योंकि ये भी टॉल है ये भी टॉल है, तो दोनों का फिनोटाइप जो है, एक्सटर्नल फीचर या एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जो है, यानी कि जिसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, दोनों का सेम है, दोनों टॉल है, टॉल। लेकिन अगर हम जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मेकअप देखें तो इसका जेनेटिक मेकअप और इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, क्योंकि ये होमोजाइगस यानी कि दोनों एलील्स जो है वो सेम है, इसमें दोनों एलील्स जो है वो डिफरेंट, एक डोमिनेंट है दूसरा रेसेसिव है, जबकि इस दोनों में डोमिनेंट है। फिनोटाइप जीनोटाइप को समझने के बाद एक अगला इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत इस्तेमाल होता है, दैट इज क्रॉस। और क्रॉस जनरली एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जिसको हम लोग ब्रीडिंग भी कहते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअली दिस इज अ डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, डेलिबरेट मीटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, यानी ब्रीडिंग करवा रहे हैं ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। पर्पस क्या है? टू स्टडी हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। तो मेंडल भी क्रॉस करवा रहा था गार्डन पी को लेकर, और वो अलग अलग जनरेशन में ट्रेड्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा था, इनहेरिटेंस हो रहा था, उसको वो एनालाइज कर रहा था। तो बेसिकली क्रॉस जो है वो डेलिबरेट मीटिंग है, ब्रीडिंग है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, टू स्टडी हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड। नेक्स्ट टर्म इज फिलियल। ये जो फिलियल है इसको शॉर्ट में F1 F2 इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो F1 F2 यानी कि F1 का मतलब हो गया फर्स्ट फिलियल। तो पहली बात, फिलियल क्या होता है? फिलियल इज बेसिकली जनरेशन।
तो दिस इज फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल मतलब फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कैसे मिलेगा? तो पेरेंट्स का जो ऑफस्प्रिंग होगा, पेरेंट्स का जो ऑफस्प्रिंग होगा, पेरेंट्स का जो ऑफस्प्रिंग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे F1 फर्स्ट फिलियल। वहीं पे ऑफस्प्रिंग जब क्रॉस, ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जब क्रॉस होगा तो जो अगला जनरेशन आएगा इसको हम लोग बोलेंगे F2 यानी कि सेकंड फिलियल। तो फिलियल वर्ड आया है जनरेशन के लिए और हम लोग आगे रिप्रेजेंट करेंगे इसको F1 F2। तो F1 को फर्स्ट फिलियल बोलेंगे, F2 को सेकंड फिलियल बोलेंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज पनेट स्क्वायर। ये पनेट एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे, और ये पनेट स्क्वायर क्लास 10th में भी हम लोगों ने क्रॉस करके देखा था। तो उसमें कुछ स्क्वायर इस तरीके से बनाया जाता था, ग्रिड। एक तरफ मेल, दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट्स का गैमेट्स को रखा जाता था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स को ही सेपरेट करते थे, गैमेट्स बनाते थे हम लोग, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड देन फिर ये क्रॉस करवाया जाता था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो स्क्वायर बना, ये जो ग्रिड बना, इसी को हम लोग पुनेट स्क्वायर कहते हैं। और ये दिस वॉज डेवलप्ड बाय सी पुनेट, या प्यूनेट भी बोलते हैं इसको, प्यूनेट ना। एक छोटा सा एक लाइन इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। इट इज़ अ ग्रिड डायग्राम used in genetics to predict the probability of inheritance of different traits, showing all possible एलील कॉम्बिनेशंस। तो जितना हम लोग एलील कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उतना बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे ट्रेट्स जो है वो इनहेरिट हुआ। और इसमें हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों तरह का ट्रेट्स या दोनों तरह की चीज़ों को देखते हैं। शोइंग ऑल पॉसिबल एलील कॉम्बिनेशंस। इसी की मदद से हम लोग फिनोटिपिक रेशियो, मतलब फिनोटाइप हमको कितने तरह का मिला और जीनोटाइप हमको कितने तरह का मिला, यानी जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। तो ये था पनेट स्क्वायर या प्यूनेट स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेल्फिंग। अब ये वर्ड जो है ये बार बार हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा सेल्फिंग। तो सेल्फिंग एक्चुअली क्या होता है? सेल्फिंग इज द क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम जनरेशन। अगर एक ही जनरेशन का ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवाया जाए तो इसको हम लोग सेल्फिंग कहते हैं। जैसे अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड प्रोडक्ट लिखते हैं। तो दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन हम देख रहे हैं, ये सपोज ये पेरेंट जनरेशन था, ये मेल एंड दिस इज फीमेल, दिस इज मेल गैमेट कैपिटल टी, फीमेल गैमेट स्मॉल टी। अगर F1 जनरेशन में सारा कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है हमको, ऑल फोर आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन का सेम ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मेकअप सेम है, यानी कि हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस स्टॉल है, इसको हम सेम जनरेशन वाले को क्रॉस करवा दें। तो जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम जनरेशन तो इसको बोलते हैं सेल्फिंग करवा रहे हैं। दिस इज सेल्फिंग। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको बोला जाता है प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होता है? सपोज अगर हम होमोजाइगस स्टॉल को क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस स्टॉल से, तो मेरे पास आएगा जो F1 आएगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन, वो सारा कैपिटल टी ही आएगा। लेकिन इसी को अगर हम कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 5 जनरेशन तक क्रॉस करवाए, 5 जनरेशन तक, मतलब कैपिटल टी को ही 5 जनरेशन तक हम क्रॉस करवाए, तो इससे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि जो मेरे पास स्पीसी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्योर होंगे। प्योर का मतलब अगर होमोजाइगस है तो होमोजाइगस ही रहेगा।
उसमें हेट्रोजाइगोसिटी नहीं आएगा, हाइब्रिड नहीं होगा। मतलब कैपिटल टी है, कैपिटल टी है तो यही रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये नहीं आएगा। और जब होमोजाइगस कंडीशन होता है, बार बार कंजिक्यूटिव 5 जनरेशन तक, 5 या 5 से अधिक जनरेशन तक क्रॉस करवाने के बाद ये जो होमोजाइगोसिटी आता है, इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम लोग प्योर लाइन कहते हैं। अब क्योंकि हम लोग क्रॉस देखे थे, क्रॉस एक्चुअली ब्रीडिंग को बोलते हैं, और ये डेलिबरेट मेटिंग था दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में टू स्टडी हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड। तो अगर हम क्रॉस को क्लासीफाई करें तो क्रॉस आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में मेंडेलियन क्रॉस में, कि क्रॉस जो होता है वो या तो मोनोहाइब्रिड होगा, जो हम लोगों को पढ़ना है, एक्चुअली हम लोगों को ट्राई हाइब्रिड तक पढ़ना है, तो बस उस टर्म को हम लोग समझने का कोशिश कर लेते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको बोलेंगे जिसमें जिस क्रॉस में हम लोग सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसफर करवाएंगे, सिंगल कैरेक्टर ट्रांसफर। तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसफर को स्टडी किया जा रहा है, वैसा क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, तो यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर का ट्रांसफर है, दैट कैरेक्टर इज हाइट ऑफ द प्लांट, सिर्फ एक कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई का मतलब होता है दो, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग ऐसा क्रॉस को बोलेंगे जिसमें ट्रांसफर ऑफ टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड। जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी क्रॉस विथ, ये जो कैरेक्टर था कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस वाज फॉर द हाइट। और ये जो कैपिटल पी और उसका रिसेसिव स्मॉल पी है, दिस इज फॉर द सेकंड कैरेक्टर, दैट इज फ्लावर कलर। ये पर्पल था, ये वाइट था। तो जब हम लोग टॉल प्लांट विथ पर्पल कलर, पर्पल फ्लावर, पर्पल फ्लावर को क्रॉस करवा रहे हैं शॉर्ट प्लांट विथ वाइट फ्लावर, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस क्रॉस में दो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, एक हाइट का और दूसरा फ्लावर कलर का। तो इस तरीके का जो क्रॉस है इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड द थर्ड क्रॉस, जहाँ वैसे तो बहुत सारा क्रॉस हो सकता है, बट थर्ड तक यानी कि हम लोग को ट्राई हाइब्रिड तक ही देखना है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में ट्रांसफर ऑफ 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स का ट्रांसफर इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे अभी तक 2 देख रहे थे, टॉल एंड पर्पल, साथ में हम लोग ले लेते हैं एक्सियल, फ्लावर का पोजीशन जो है वो है एक्सियल, डोमिनेंट है, क्रॉस्ड विद स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल ए। तो हम लोग एक टॉल प्लांट, टॉल विथ पर्पल फ्लावर विथ एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर को क्रॉस करवा रहे हैं, 3 कैरेक्टर हो गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसको क्रॉस करवा रहे हैं शॉर्ट प्लांट विथ वाइट फ्लावर एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर इज टर्मिनल। कुछ और भी टर्म्स हैं इसके अलावा, जिसको हम लोग जैसे जैसे लेक्चर में वो टर्म्स आते जाएंगे उसको वहीं पे एक्सप्लेन करते जाएंगे।